हेलो स्टूडेंट, मेहरा क्लासेस के करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर है वह लेक्चर 6 है। इससे पहले 5 लेक्चर हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने वह सभी लेक्चर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके उन क्लास को लीजिए, उसके बाद इस लेक्चर को देखिएगा ताकि एक लिंक बन सके और सही दिशा में तैयारी हो सके। हमारा जो करंट अफेयर्स चल रहा है वह है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम अभी 12 जुलाई को होने वाला है। और इसके अलावा भी मध्य प्रदेश से संबंधित जितनी भी अन्य परीक्षाएं जो कि आगामी समय में होने वाली हैं उन सभी के लिए भी यह करंट अफेयर्स उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि यह एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए है, क्योंकि करंट अफेयर्स का जो सिलेबस होता है वह सभी परीक्षाओं का लगभग सेम ही होता है। बाकी इसमें आप जिस भी स्टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका थोड़ा बहुत करंट ऐड होता है, बाकी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सभी परीक्षाओं के लिए लगभग समान ही होता है। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें जो हमने करंट अफेयर्स लिया है वह जनवरी 2025 से लेकर मई 2026 तक का लिया है, और आपको पहले भी बताया गया है कि इसके बाद का भी करंट अफेयर्स आपको देखते रहना है, क्योंकि 12 जुलाई के बाद जो एग्ज़ाम है वह बहुत दिनों बाद है। लगभग 20 से 25 दिन बाद एग्ज़ाम है। ऐसे में जून का करंट अफेयर्स भी पूछा जा सकता है। बाकी कोशिश की जाएगी कि जून का करंट अफेयर्स भी आपको 2 से 3 लेक्चर लेके कंप्लीट करा दिया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। इसमें हम आपको 500 से अधिक ऐसे एमसीक्यू कराने वाले हैं जिनकी की एग्ज़ाम में डायरेक्ट आने की बहुत ज़्यादा संभावना होगी। हम यह नहीं बोल रहे हैं कि सभी यहाँ से आएंगे, क्योंकि आप जानते हैं इसमें जो है टोटल जो यूनिट है जीके पेपर फर्स्ट में टोटल यूनिट है 5 है। इसमें जो 4 यूनिट है वह करंट अफेयर से संबंधित है। बाकी जो स्टैटिक है उसको आपको पढ़ते रहना है, और जो भूगोल और पर्यावरण अर्थव्यवस्था का जो टॉपिक हैं उनको करंट अफेयर से लिंक करके पढ़ना है, ताकि जो क्वेश्चन है वह एग्जाम में डायरेक्ट आपको मिल सकें। क्योंकि ज़्यादातर जो करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है और जो स्टैटिक पूछा जा रहा है वह दोनों को लिंक करके ही पूछा जा रहा है। जो मुद्दे साल भर बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं उन पर प्रश्न पूछा ही जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट प्रश्न है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वह नियुक्ति से संबंधित चल रहा है। इसमें पहले जो 5 लेक्चर हो चुके हैं उसमें लगभग 70-80 क्वेश्चन हो चुके हैं। बाकी उसके आगे करना है। नियुक्ति पर ही आपको 100 से अधिक क्वेश्चन कराए जाएंगे। इसके बाद अगला जो टॉपिक इसमें स्टार्ट होने वाला है वह होगा पुरस्कार एवं खेल। उसमें भी 100 से अधिक टॉपिक आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने मेहरा क्लासेस का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने टेलीग्राम चैनल जो कि मेहरा क्लासेस का करंट अफेयर्स का है उसकी लिंक हमने आपको वीडियो के नीचे दे दी है, तो उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसकी पीपीटी जो है हमने पीडीएफ फॉर्म में वहीं अपलोड कर दी है। वहां से डाउनलोड करके आप इसका बेहतर तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है, वर्तमान में यूजीसी के अध्यक्ष कौन है? इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हाल ही में कौन है अध्यक्ष, वर्तमान में कौन है, इस पद पर किसकी नियुक्ति की गई। 4 से 5 टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको यहाँ पर ही बनाकर बता दिए गए हैं। बाकी और अन्य जो प्रकार के जो क्वेश्चन बनते हैं जैसे कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं वह भी आपको आगे बताते हुए चल रहे हैं, और पिछली क्लास में भी सभी जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सभी बताते हुए चले हैं। इसमें और जो अन्य प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, अध्यक्ष के कभी कभी क्रम पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको वर्तमान अध्यक्ष और इससे पहले जो अध्यक्ष थे दोनों को याद रखना है, क्योंकि कभी कभी प्रश्न जो पूछे गए हैं वह उनके क्रम पर पूछे गए हैं कि पहले अध्यक्ष कौन थे, उसके बाद कौन थे, फिर उसके बाद कौन थे। इस प्रकार अवरोही और आरोही दोनों ही क्रम पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तमान में यूजीसी के अध्यक्ष कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। एम जगदीश कुमार, बी योगेश सिंह, सी डॉक्टर विनीत जोशी, या फिर डी टी जी सीताराम। यूट्यूब वाले सभी स्टूडेंट इन सभी क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देते हुए आपको चलना है। जब आप लिखकर आंसर देंगे तो यह नेम आपको बहुत ही लंबे समय तक याद रहने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इतनी सारी नियुक्तियां पढ़ रहे हैं, लगभग 50 से अधिक नियुक्तियां हम आपको पढ़ाने वाले हैं, और नियुक्ति पर ही 100 से अधिक क्वेश्चन बनने वाले हैं। ऐसे में बहुत सारे नेम ऐसे हो जाएंगे जो कि बार बार रिपीट हो सकते हैं, इसलिए इतने सारे नेम को एक साथ याद रखना मुश्किल होता है।
इसलिए आप इनको लिखिए कमेंट में ताकि यह आपको लंबे समय तक याद रखें। चलिए देख लेते हैं फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, वर्तमान में यूजीसी के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही जो आंसर है डॉक्टर विनीत जोशी। चलिए अब इससे संबंधित व्याख्या देख लेते हैं। डॉक्टर विनीत जोशी को 6 मई 2025 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसको सही कर लीजिएगा, का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने प्रोफेसर एम जगदीश कुमार का स्थान ग्रहण किया है, जिनका कार्यकाल अप्रैल 2025 में समाप्त हुआ है। डॉक्टर विनीत जोशी पूर्व में यूजीसी के सचिव रह चुके हैं। आपको जो रह चुके हैं और जो वर्तमान है दोनों को याद रखना है, बार बार बोल रहे हैं। अब जो क्वेश्चन पूछेगा वह इस टाइप की बहुत ही कम पूछे, क्वेश्चन का जो डिफिकल्ट लेवल है वह बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब कठिन स्तर के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे में आपको अपनी तैयारी बेहतर रखनी है और जितना आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वह भी आपको बताए जा रहे हैं, इसलिए आपको इस प्रकार के प्रश्न भी बनाते हुए चलना है। देख लेते हैं इसकी व्याख्या, ठीक है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसके? डॉक्टर विनीत जोशी। और आपको यूजीसी से संबंधित सभी फैक्ट देख लेने हैं, ठीक है। जितना भी शॉर्ट में नोट होगा गूगल कर लीजिएगा, गूगल से आपको इसका शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा कि सदस्य कितने होते हैं, कार्य क्या है, शक्तियाँ क्या है, इन सब पर भी कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर सब कुछ ऐड नहीं किया जा सकता है, आप जानते हैं कि एग्जाम बहुत नज़दीक है, ऐसे में सब कुछ ऐड करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप इन सब टॉपिक को देखते हुए चलिएगा। और जो टॉपिक बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स में चर्चा में रहते हैं वह एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछे जाएंगे, तो ऐसे मुद्दों पर विशेष रूप से ध्यान देना है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न सेकंड, वर्तमान में AICTE के अंतरिम अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर विनीत जोशी, ऑप्शन बी योगेश सिंह, ऑप्शन सी एम जगदीश कुमार, या फिर ऑप्शन डी अनिल सहस्त्रबुद्धे। चलिए यूट्यूब वाले स्टूडेंट इसका कमेंट में आंसर देंगे। आपने साल भर करंट अफेयर्स पढ़ा होगा, आप इतने बड़े एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है कि आप पिछले 1 से 1.5 साल का करंट अफेयर्स जरूर फॉलो कर रहे होंगे और बेहतर तरीके से इसका नोट्स भी बना रहे होंगे। अगर आपने इसका नोट्स नहीं बनाया है, नहीं किया है करंट अफेयर्स, तो आने वाले जो एग्ज़ाम है उनमें आपके लिए बहुत ही मुश्किल होने वाली है, क्योंकि जो साल भर करंट अफेयर्स होता है वह बहुत ही ज़्यादा होता है। यहाँ पर हम आपको जो करंट अफेयर्स करा रहे हैं वह केवल रिवीजन पर्पज से करा रहे हैं, जितना पॉसिबल हो सकता था उतना ही ऐड किया गया है। बाकी आप भी जानते हैं कि रोज ना जाने कितनी न्यूज़ होती हैं, इसलिए सबको ऐड करना पॉसिबल नहीं है। जितनी भी इम्पोर्टेंट नियुक्तियां थी लगभग सभी ले ली गई हैं कंटेंट के रूप में। बाकी आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप पहले से ही डेली का जो करंट अफेयर्स है उसे फॉलो कीजिए और मंथली जो मैगजीन वगैरह आती हैं उनको पढ़ते रहिए, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। ऐसे में यदि आप बहुत सारा जो करंट अफेयर्स है उसको एक ही बार में करने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे में ना तो उसका रिवीजन हो पाएगा सही तरीके से और ना सिलेबस पूर्णतः कंप्लीट हो पाएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, AICTE के अध्यक्ष कौन है? अंतरिम अध्यक्ष हैं योगेश सिंह जी। व्याख्या देख लेते हैं। योगेश सिंह को 12 फरवरी 2025 को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति डॉक्टर TG सीताराम के कार्यकाल पूर्ण होने के बाद की गई। योगेश सिंह वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति भी हैं और शिक्षा एवं प्रशासन के क्षेत्र में उनका व्यापक अनुभव है। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी कम लगती है तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, यूट्यूब पर आपके पास ऑप्शन है, तो आप इसकी वीडियो क्वालिटी इंक्रीज कर सकते हैं और स्पीड अगर कम लगती है तो इसे 1.5 भी कर सकते हैं। अगला फैक्ट देख लेते हैं। AICTE उच्च तकनीकी शिक्षा संस्थानों के मानकीकरण, गुणवत्ता सुधार और नियमन के लिए राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख संस्था है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न थर्ड, इग्नू की वर्तमान कुलपति कौन है? ऑप्शन ए उमा, प्रोफेसर उमा कांजीलाल, बी प्रोफेसर योगेश सिंह, सी प्रोफेसर नागेश्वर राव, ऑप्शन डी प्रोफेसर एम जगदीश कुमार। आपको AICTE का जो फुल फॉर्म है, ये वाला AICTE का फुल फॉर्म है वह भी याद रखना है। एक अन्य प्रकार का जो क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, सूची फर्स्ट, ठीक है, सूची फर्स्ट
और सूची सेकंड, यहाँ पर आपको जो संस्थान है उनके नेम दिए जा सकते हैं, जैसे यूजीसी दे दिया, सेकंड आपको दे दिया AICTE, अगला दे दिया आपको सी यूपीएससी, और अगला और दिया जा सकता है, ठीक है। और कोई भी संस्थान, फॉर एग्जांपल एनटीए ले लेते हैं, इसके भी चेयरमैन पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस प्रकार के संस्थानों के आपको नेम दिए जा सकते हैं। और सबसे ज़्यादा आपको जो फोकस रखना है वह संवैधानिक है, उन पर ही रखना है, क्योंकि जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वह सबसे ज़्यादा संवैधानिक पदों पर ही पूछे जा रहे हैं। तो इस प्रकार आपको फुल फॉर्म दिए जा सकते हैं। और सेकंड जो सूची रहेगी उसमें उनके जो अध्यक्ष हैं, उनके जो चेयरमैन हैं, उनके नेम दिए जाएंगे, और फिर यहाँ पर अगला प्रश्न बनाया जा सकता है इस प्रकार का, ठीक है। चलिए चलते हैं, प्रश्न थर्ड देख रहे थे हम, इसके जो ऑप्शन दिए हैं, चलिए अब इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका जो सही आंसर है, इग्नू की वर्तमान कुलपति कौन है? ऑप्शन ए प्रोफेसर उमा कांजीलाल। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इग्नू की वर्तमान कुलपति प्रोफेसर उमा कांजीलाल को 7 जनवरी 2025 को, अब इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, इग्नू का इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक है। फुल फॉर्म जरूर याद रखना है, फुल फॉर्म पर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन्होंने प्रोफेसर नागेश्वर राव का स्थान ग्रहण किया है, जिनका कार्यकाल अक्टूबर 2024 में समाप्त हुआ। प्रोफेसर उमा कांजीलाल एक वरिष्ठ शैक्षणिक एवं शोध विशेषज्ञ हैं और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उनका व्यापक अनुभव है, ठीक है। इतना याद नहीं रखना है, बाकी आपको जो वर्तमान नियुक्ति है उस पर कौन है वह याद रखना है, और जो पहले जो नियुक्ति हुई थी उस पद पर, ठीक है, जो पहले व्यक्ति उस पद पर रह चुके हैं उनका नाम याद रखना है, बाकी इतना और ये फैक्ट छोड़ दीजिएगा। यह सिर्फ आपको एक समझ विकसित करने के लिए दिए जा रहे हैं, ठीक है। हर एक चीज पता होना जरूरी है, बेसिक के लिए थोड़ा आइडिया रहना चाहिए कि कैसा क्या है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसमें भी दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक सुमेलित और एक असुमेलित पर पूछा जाता है, इस प्रकार के प्रश्न भी बनते हैं। तो अभी आपको यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है। सबसे इम्पोर्टेंट जो पूछा जा रहा है कि सुमेलित, ठीक है, असुमेलित नहीं पूछा जा रहा है। इससे पहले की हमने जो क्लास की थी उनमें ज्यादातर जो क्वेश्चन थे वह असुमेलित पर थे, मतलब जो गलत है उसको बताना है, लेकिन यहाँ पर जो बताना है कि वह कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है, जो सुमेलित है। चलिए देख लेते हैं। इसमें ए है यूजीसी योगेश सिंह, ठीक है, अध्यक्ष कौन है? यूजीसी के योगेश सिंह। एआईसीटी विनीत जोशी। इग्नू उमा कांजीलाल। और एनजीटी अजीत प्रकाश साहा। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है, अभी देखा था हमने इसके पहले जो क्वेश्चन किया है थर्ड, उसमें देखा था, क्या देखा था, कौन सा क्वेश्चन था? इग्नू, इग्नू की जो अध्यक्ष है वह कौन है? उमा कांजीलाल, ठीक है। चलिए देख लेते हैं सही विकल्प कौन सा है। सही विकल्प सी है। प्रोफेसर उमा कांजीलाल को 7 जनवरी 2025 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू का नया कुलपति, ठीक है, कुलपति है, ठीक है, सॉरी, अध्यक्ष की जगह कुलपति कर लीजिएगा, कुलपति नियुक्त किया गया है। इस प्रकार इग्नू का नेतृत्व वर्तमान में प्रोफेसर उमा कांजीलाल कर रही हैं। यूजीसी योगेश सिंह एआईसीटीई के अंतरिम अध्यक्ष हैं, यूजीसी के नहीं। तो एआईसीटीई के अध्यक्ष कौन है? योगेश सिंह जी हैं। एआईसीटीई विनीत जोशी, एआईसीटीई के अंतरिम अध्यक्ष योगेश सिंह हैं। विनीत जोशी जी यूजीसी के अध्यक्ष हैं, ठीक है, विनीत जोशी जी यूजीसी के अध्यक्ष हैं। योगेश सिंह जी एआईसीटीई के अध्यक्ष हैं। और अजीत प्रकाश राव एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं। तो एनजीटी के अध्यक्ष कौन है? प्रकाश श्रीवास्तव जी। और जो अजीत प्रकाश शाह जी हैं वह विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 5 है, भारत के वर्तमान सॉलिसिटर जनरल कौन है? ऑप्शन ए आर वेंकट रमणी। ऑप्शन बी तुषार मेहता। ऑप्शन सी कपिल सिब्बल। ऑप्शन डी मुकुल रोहतगी। चलिए कमेंट में आंसर दीजिएगा इसका। चलिए देख लेते हैं, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी तुषार मेहता सही आंसर है। वर्तमान भारत के वर्तमान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी हैं।
29 जून 2018 को भारत का सॉलिसिएटर जनरल नियुक्त किया गया था। देख लीजिए, नियुक्ति बहुत ही पुरानी है लेकिन वर्तमान समय में भी प्रासंगिक है और क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो नियुक्तियां अभी कुछ मंथ पहले हुई हैं उन पर प्रश्न न पूछकर वो एक ऐसे नियुक्ति पर क्वेश्चन पूछता है जिस पर कि व्यक्ति लंबे समय से आसीन है। ठीक है, जिस पद पर कि व्यक्ति लंबे समय से आसीन है, ऐसी नियुक्ति पर ही ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखते हुए चलना है, भले ही पुरानी नियुक्ति है, करंट अफेयर्स में लिखा है कि जनवरी 2025 से लेकर मई 2026 तक का है, लेकिन यहाँ पर उससे पहले की नियुक्ति भी ली गई हैं। आप जानते हैं बहुत सारी ऐसी नियुक्तियां होती हैं कि उनका कार्यकाल लगभग 5 वर्षों का होता है। ठीक है, बहुत सारी नियुक्तियां होती हैं, किसी का कार्यकाल 6 वर्ष का भी होता है लेकिन किसी का 5 और किसी का 3 वर्ष होता है। इसलिए 2 से 3 साल पुरानी नियुक्ति या कभी कभी 5 साल पुरानी नियुक्ति भी हमको पढ़ना पड़ रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति की उसी पद पर पुनर्नियुक्ति हो जाती है, इसलिए वह व्यक्ति उस पद पर लंबे समय तक आसीन रहता है। ऐसे में वह पद हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर उस पद से संबंधित कोई भी ऐसा मुद्दा जो कि करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है तो फिर उस पर तो डायरेक्ट प्रश्न एग्जाम में पूछा ही जाता है। चलिए देख लेते हैं। भारत के वर्तमान सॉलिसिएटर जनरल तुषार मेहता जी हैं। वे भारत के सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार की ओर से प्रमुख कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। उन्होंने कई महत्वपूर्ण संवैधानिक व जनहित मामलों में भारत सरकार की ओर से प्रभावी पैरवी की है। ठीक है, उनके केस लड़े हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न 6, लोकपाल के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? लोकपाल के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इनसे संबंधित जो भी पॉलिटी में फैक्ट है आपको देख लेना है। ठीक है, लोकायुक्त और लोकपाल दोनों पर प्रश्न पूछे गए हैं, तो पॉलिटी में इसको पढ़ ही लेना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, ऑप्शन डी न्यायमूर्ति एन वी रमणा। चलिए प्रश्न 6 का सही आंसर देख लेते हैं। प्रश्न 6 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए। लोकपाल के वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर हैं। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा खानविलकर को 19 मार्च 2019 को भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि यह नियुक्ति कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट ही है। ठीक है, फर्स्ट लोकपाल है ये भारत के, इसलिए अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन आपको यह डायरेक्ट मिल सकता है, बहुत ज्यादा संभावना है, क्योंकि फर्स्ट है इसलिए क्वेश्चन मिलने की बहुत ही ज्यादा संभावना है। इसलिए इसको स्टार लगा लीजिए और बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो भी फर्स्ट होता है, पहला होता है, टॉप 5 होते हैं, टॉप 3 होते हैं, उन पर प्रश्न पूछे ही जाते हैं। वे भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं और न्यायपालिका में अपने निष्पक्ष, ईमानदार एवं दृढ़ निर्णयों के लिए जाने जाते हैं। लोकपाल पद पर उनकी नियुक्ति लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत की गई। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम कब आया? तो वह आया था 2013 में। ठीक है, डेट भी इंपॉर्टेंट है, सन भी इंपॉर्टेंट है, कब आया था, क्योंकि जो चीज बहुत समय में एक बार होती है ना, तो उस पर प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 7, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति अजीत प्रकाश शाह, ऑप्शन डी न्यायमूर्ति, इसको कर लीजिएगा सही, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ होगा यहाँ पे, तो उसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन में। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। 7 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। इससे पहले जो क्वेश्चन हमने देखा था
उसमें व्याख्या में भी हमने देखा था, ठीक है। इग्नू वाला जो क्वेश्चन हम कर रहे थे उसकी व्याख्या में भी हमने इसको देखा था। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अभी हम जो एनजीटी है उसको पढ़ रहे हैं नियुक्तियों में, उसके अध्यक्ष ने उसको पढ़ रहे हैं, लेकिन इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वह आपको पढ़ना है, उन पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। एनजीटी पर लगभग सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं और यह जो हमारा टॉपिक है वह डायरेक्ट लिंक होता है पर्यावरण वाले जो विषय है उससे। और बाकी करंट अफेयर्स में भी यह मुद्दा लगभग साल भर चर्चा में ही रहता है, क्योंकि संपूर्ण विश्व वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन जैसे एक बड़ी समस्या से जूझ रहा है। ऐसे में इससे संबंधित विभिन्न कॉप के सम्मेलन होते रहते हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं इन विभिन्न संस्थाओं, ठीक है, पर्यावरण से जुड़ी जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वह राष्ट्रीय हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय, उन पर चर्चा होती रहती है। और जो भी संगठन या संस्था या फिर कोई नीति या फिर कोई प्लान वहां पर बनाया जाता है या फिर लाया जाता है या फिर उस पर चर्चा होती है, तो फिर प्रश्न एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। इसलिए एनजीटी महत्वपूर्ण है। यह पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण, जैव विविधता, प्रदूषण नियंत्रण, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रदूषण भी और जैव विविधता भी दोनों आपको पढ़कर जाना है। और पर्यावरण से संबंधित विवादों के त्वरित निपटारे के लिए गठित किया गया है। कार्य देख लीजिए, कार्य पर प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से एनजीटी का प्रमुख कार्य क्या है। आपको ऑप्शन बनाकर दिए जा सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण ए, वन संरक्षण बी, सी जैव विविधता, और ऐसा फिर 4 क्वेश्चन बनाया जा सकता है ऑप्शन कि उपरोक्त में से सभी, या 5 बनाया जा सकता है उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रकार के ऑप्शन भी बनाए जा सकते हैं। तो जो हम आपको प्रश्न करा रहे हैं, केवल आपको वही प्रश्न नहीं करना है, उस विषय से संबंधित जितने भी अन्य प्रश्न बन सकते हैं वह भी आपको बनाते हुए चलना है। क्या पता प्रश्न कहाँ से और किस प्रकार का पूछ लिया जाए। इसलिए आपको जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं वह बताते हुए चल रहे हैं कि उस पर किस किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, तो वह प्रश्न भी आपको बनाते हुए चलना है। और एनजीटी पर अगर आपको करंट अफेयर्स में यहाँ पर टॉपिक पढ़ा दिया गया है, तो आपको पर्यावरण वाला जो विषय है उसमें एनजीटी को पढ़ लेना है, ठीक है। बाकी आपको हमने नोट्स प्रोवाइड कराया ही है। अगर अभी तक आपने मेहरा क्लासेस का जो ऐप है उसे डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर बहुत सारे कोर्स हैं जो भी अभी 50% ऑफ पर चल रहे हैं। इसमें जो हमारा MPGK का जो पेपर फर्स्ट है कंपलसरी वाला, उसका जो 999 वाला कोर्स था वह 499 में कर दिया गया है। और इसमें आपको एक बेहतर टेस्ट सीरीज दी जा रही है जो कि करंट अफेयर्स से पूरी तरह अपडेट है, और जिससे कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि एग्जाम में क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल जाए। और बाकी अभी हमने एक ऐसा नोट्स प्रोवाइड कराया है वहाँ पर जिसका कि आप 3 से 4 दिन में आराम से रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट्स के रूप में है, बेहतर तरीके से डायग्राम है, फ्लो चार्ट है, माइंड मैप है, हर एक चीज ऐड की गई है। जितनी भी यूनिट है, फॉर एग्जाम्पल बता देता हूँ, जैसे जियोग्राफी का हो गया, ठीक है, जियोग्राफी का लगभग 50 पेज का ही नोट्स है, इतना ही हिस्ट्री का है, इतना ही पॉलिटी का है, और लगभग 30 से 40 का इकोनॉमी का है। ऐसे में आप इस कोर्स को परचेस कीजिए और उसका बेहतर तरीके से रिवीजन कीजिए। आपके पास जो नोट्स होंगे वह लॉन्ग होंगे और उनका रिवीजन करना ऐसे समय में बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए जल्दी से जल्दी इस कोर्स को परचेस कर लीजिए और उन नोट्स को देखिए। एक बेहतर तरीके के नोट्स है, वह पूरी तरह करंट अफेयर्स से अपडेट है। आप 2 से 3 दिन में उनका आराम से रिवीजन कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं। वे एक वरिष्ठ न्यायविद हैं और पर्यावरण न्यायशास्त्र के क्षेत्र में उनका व्यापक अनुभव रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न 8, विधि आयोग लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन ए
न्यायमूर्ति यू ललित, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति अजीत प्रकाश शाह, ऑप्शन डी न्यायमूर्ति रंजन गोगोई। चलिए सही आंसर देख लेते हैं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी। इससे पहले जो प्रश्न आपको पढ़ाए गए हैं उनमें जो व्याख्या आ रही हैं वह व्याख्या वही आ रही हैं जो कि आगे प्रश्न बनेगी, ठीक है। इसलिए जो भी क्वेश्चन में आपको व्याख्या बताई जा रही है उस पर विशेष फोकस रखिए, क्योंकि वही आपको आगे प्रश्न के रूप में भी मिलने वाली है। तो विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति अजीत प्रकाश शाह जी। चलिए व्याख्या और देख लेते हैं। विधि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति अजीत प्रकाश शाह हैं। उन्होंने 1 सितंबर 2023 को विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था। वे पूर्व में दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। विधि आयोग भारत सरकार का एक गैर सांविधिक निकाय है। और अन्य प्रकार का जो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है बता देते हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक निकाय हैं, और आपको ऑप्शन बनाकर दिए जा सकते हैं। यूपीएससी, राज्य निर्वाचन आयोग, यूजीसी या फिर विधि आयोग। इस प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं। या फिर अन्य जो प्रकार का प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से गैर सांविधिक निकाय हैं। प्रश्न किसी भी प्रकार का पूछा जा सकता है। जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं वह आपको यहाँ पर क्लास के बीच में ही बता दिए जा रहे हैं। इसलिए जब आप जीके का जो पेपर फर्स्ट है उसे पढ़ रहे होंगे तो वहां पर भी इस प्रकार के प्रश्न बनाने की कोशिश कीजिएगा। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है प्रश्न 9, वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन है? ऑप्शन ए जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ऑप्शन बी जनरल अनिल चौहान, ऑप्शन सी जनरल मनोज पांडे, ऑप्शन डी जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य। आपको पहले ही बता दे रहे हैं हमारा जो करंट अफेयर्स है वह जनवरी 2025 से लेकर मई 2026 तक का है। यह बात आपको बार बार इसलिए बताई जा रही है क्योंकि नियुक्तियां बार बार चेंज होती हैं, ठीक है। पद पर जो नियुक्तियां होती हैं वह कई बार ऐसी होती हैं कि हर 2-3 महीने में बदल जाती हैं। इसलिए बार बार आपको सलाह दे रहे हैं कि करंट अफेयर्स का जो डेली का सेशन है आप कहीं से भी पढ़ें, बस पढ़ लीजिए, ठीक है। डेली का करंट अफेयर्स जहां से ले रहे हो उसको कंटिन्यू कीजिए। इस क्लास को केवल रिवीजन पर्पज से रखिए, क्योंकि नियुक्ति पर प्रश्न पूछा ही जाना है। प्रश्न मिलेगा आपको नियुक्ति पर, इसलिए डेली का करंट अफेयर्स जरूर फॉलो कीजिए। बाकी बहुत जल्दी हम आपके लिए डेली करंट अफेयर्स की क्लास जरूर लाएंगे, जिसमें आपको जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर हैं, ठीक है, जो कि चर्चित हैं, जिनका कि यूपीएससी जैसे एग्जाम में यूज किया जाता है, जैसे द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी जैसा जो कंटेंट है उनका भी सबका यहाँ पर ऐड करके एक बेहतर क्लास आपके लिए बनाई जाएगी। इसलिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करके रख लीजिए। वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि कब से यह क्लास स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। और यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए देख लेते हैं सीडीएस कौन है वर्तमान में। प्रश्न 9 डी, ठीक है। वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य हैं, और शायद इससे पहले जो थे हमारे थे जनरल अनिल चौहान जी थे, ठीक है। चेक कर लीजिएगा एक बार, इससे पहले जो शायद थे जनरल अनिल चौहान जी थे, और इनकी जो नियुक्ति हुई है अभी हुई है शायद 31 मई को, 31 या 30 मई के आसपास इनकी नियुक्ति हुई है। इसलिए बोल रहे हैं करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए। नियुक्तियां हर 2-3 महीने में चेंज हो जाती हैं या कभी कभी 1 मंथ में ही चेंज हो जाती हैं, इसलिए नियुक्तियों को बेहतर तरीके से पढ़ते रहना है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। उन्होंने 30 सितंबर 2022 को भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में कार्यभार संभाला। इसको सही कर लीजिएगा, शायद ये डेट गलत दी है, ठीक है। वे एक वरिष्ठ प्रतिष्ठित सैन्य अधिकारी और तीनों सेनाओं के समन्वय, एकीकरण और आधुनिकीकरण
में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ठीक है, जो सीडीएस का जो पद होता है उसका जो महत्वपूर्ण कार्य होता है वह होता है तीनों सेनाओं के समन्वय, एकीकरण और आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। सीडीएस का पद 1 जनवरी 2020 को अस्तित्व में आया था, जिसका उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच एकीकृत कमान और बेहतर तालमेल सुनिश्चित करना है। इस फैक्ट को चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है, क्योंकि हमारा जो करंट अफेयर्स का सेशन है, जो कंटेंट है पूरा, वह 30 मई तक का करंट अफेयर्स लिया गया है। ठीक है, इसकी बात की जो नियुक्तियां हैं, जो करंट अफेयर्स है, वह पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि करंट अफेयर्स है, बदलता रहता है, मुद्दे वही रहते हैं, बस उनसे संबंधित जो व्यक्ति होते हैं उन पर नियुक्तियां बदलती रहती हैं। ठीक है, गरीबी का मुद्दा वही रहेगा, उससे संबंधित जो समितियां हैं उनके सुझाव बदलते रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार नई समितियां भी बनती रहेंगी। तो जितना भी आपको करंट अफेयर्स में चर्चा में रहा है ना, जो कि बहुत ज्यादा चर्चित मुद्दे होते हैं, जिन पर कि हर 2-3 महीने में मतलब रिपीट ही हो रहा है कंटेंट, तो उन पर आपको विशेष फोकस रखना है, वही एग्जाम में डायरेक्ट आएंगे। आप सभी एग्जाम का जाके ट्रेंड देखिए, अब जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वह करंट अफेयर्स से लिंक करके ही पूछे जा रहे हैं, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला है। अगर आपने 1 से 1.5 साल 2 साल का मान लेते हैं, अगर करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से फॉलो किया है तो स्टैटिक के लगभग 50% टॉपिक तो आपको वैसे ही कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए करंट अफेयर्स को पढ़ते रहिए। अभी आगे भी आप कोई भी एग्जाम दें 1 से 1.5 साल बाद, तो इसके लिए करंट अफेयर्स को फॉलो अभी से कीजिए। कोई भी मैगजीन आपको मिल रही है, ठीक है, हम नहीं बोल रहे हैं कि हमारे कंटेंट को फॉलो कीजिए, लेकिन आपको कहीं भी कोई मैगजीन मिल रही है तो उसको फॉलो कीजिए और उसको पढ़ते रहिए। जहां से जो बेहतर मिलता है उसको फॉलो कीजिए और उसे सीखिए। ठीक है, उससे पढ़ते रहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न 10, भारतीय सेना के प्रमुख आर्मी चीफ कौन है? ऑप्शन ए जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ऑप्शन बी जनरल एन एस राजा सुब्रमणी, ऑप्शन सी एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, ऑप्शन डी एयर चीफ मार्शल एपी सिंह। चलिए आज का यह लास्ट प्रश्न है हमारा। चलिए इसका आंसर दीजिए। यूट्यूब वाले सभी स्टूडेंट ध्यान दें, आपको जो हम क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, तो इसका नोट्स भी हम आपको दे रहे हैं। टेलीग्राम चैनल है, मेहरा क्लासेस का टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक हम आपको क्लास के नीचे ही दे रहे हैं। ठीक है, क्लास सबसे पहले जाके आप लेक्चर को ओपन कीजिए, उसे बेहतर तरीके से देखिए। नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पद पर नियुक्तियां बदलती रहती हैं, इसलिए आपको जो पीडीएफ दी जा रही है, जो पीपीटी दी जा रही है, प्रोवाइड कराई गई है, टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी गई है, तो वहां से इसको डाउनलोड कीजिए और उसका ही बार बार रिविजन कीजिए। ऐसे जो कंटेंट होते हैं उनका नोट्स नहीं बनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, नोट्स बनाइए तो ऐसे संस्थानों का बनाइए जिन पर की कंटेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं, राष्ट्रपति से संबंधित नियुक्तियां देख रहे हैं, तो उनसे संबंधित जितने भी आर्टिकल होते हैं उनका नोट्स बनाइए, उनकी कार्य शक्तियां होती हैं उनका नोट्स बनाइए, उन पर ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे इन जो क्वेश्चन होते हैं इन पर आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है कि आप आर्मी जो चीफ है उन पर नोट्स बना रहे हैं एक एक पेज का, कोई मतलब नहीं होगा ऐसे नोट्स का। सबसे पहले पढ़ने का सबसे बेहतर तरीका है, सबसे पहले तो आप सिलेबस को देखिए, उसके बाद जो PYQ है उनका एनालिसिस कीजिए और देखिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, जब आपको एक ट्रेंड पता रहेगा तो आप यह जान पाएंगे कि आगे क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बेहतर तैयारी तो यही है कि PYQ को उठा लीजिए, एक बार सिलेबस से मैच कर लीजिए और PYQ को कंप्लीट कर लीजिए। जैसे ही आप PYQ को सिलेबस से लिंक करके और टॉपिक को लिंक करके पढ़ेंगे, तो देखिएगा आप जैसे जैसे PYQ कंप्लीट करते हुए चलेंगे ना, ऑटोमेटिक आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, साथ में PYQ पूरे लग चुके होंगे और आपको यह भी पता रहेगा कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन आगे पूछे जा सकते हैं। और अगर इसमें आपने करंट अफेयर्स और ऐड कर लिया तो फिर मुश्किल है कि कोई भी क्वेश्चन आपकी रेंज से बाहर जाए। ठीक है, ऐसा संभव नहीं है। बस इस तरीके से पढ़ते रहिए, PYQ का एनालिसिस कीजिए, सिलेबस से लिंक कीजिए और करंट अफेयर्स का एक जो
होता है ना कि लास्ट में कुछ ऐसा पढ़ लिया जाए जो कि एग्जाम में हिट हो जाए, तो वह सबसे बेहतर है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को स्टैटिक से लिंक करके ही पढ़ना एक बेहतर रणनीति होती है, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है, ऐसा ही पढ़ना है जब ही एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। प्रश्न जो 10 है उसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय सेना के वर्तमान प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। उन्होंने 30 जून 2024 को भारतीय सेना के 29वें थल सेनाध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। जनरल उपेंद्र द्विवेदी एक अनुभव और सम्मानित अधिकारी हैं जिन्हें उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए जाना जाता है। वे आधुनिक तकनीक, सैनिक कल्याण और परिचालन तत्परता को मजबूत करने पर विशेष जोर देते हैं। चलिए, तो आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हमने 10 क्वेश्चन देख लिए हैं। इसके बाद के जो 11 से जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वह कल देखेंगे। जब तक आप इन सभी, अगर क्लास आपने पहले के लेक्चर नहीं देखे, जो भी स्टूडेंट इसे देखें तो लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, एक बेहतर करंट अफेयर्स आपके लिए लाए हैं, मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, एक बेहतर पीपीटी बना के ला रहे हैं, 4 से 5 घंटे इसमें बनाने में लगते हैं। आपके लिए एक बेहतर नोट्स प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, वहाँ पर आपको फ्री में नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यही नोट्स हम अपने ऐप वाले जो स्टूडेंट हैं उनको भी प्रोवाइड करा रहे हैं, उनको फीस में दे रहे हैं यही नोट्स। लेकिन यही नोट्स जब आपको फ्री में मिल रहे हैं तो आप फिर क्यों ज्वाइन नहीं करते टेलीग्राम चैनल को? तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और बाकी पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, रिवीजन करते रहिए। ठीक है, पढ़ना आप कितना ही पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा कंटेंट पढ़ने से मतलब नहीं है अगर आपने उसका रिवीजन नहीं किया है। इसलिए कम पढ़िए लेकिन ज़्यादा रिवीजन कीजिए। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतनी ही ज़्यादा एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन हैं उनके जो आंसर हैं उनकी सटीकता उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, पढ़ लीजिएगा, अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। और अगर आपके कोई भी डाउट होते हैं तो उनको आप कमेंट में बता दीजिएगा। आपके जो कमेंट हैं उनको देखा जाएगा और उनका जवाब दिया जाएगा। अगर क्लास में कोई भी शब्द से संबंधित कोई भी मिस्टेक हो गई होगी तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। ठीक है, आप भी जानते हैं कि कभी कभी पढ़ते पढ़ते फ्लो में कुछ शब्द जो होते हैं वह गलत निकल जाते हैं। ठीक है, इंसान है, इसलिए गलतियां सभी से होती हैं। और सबसे बड़ी बात है, गलतियों को छुपाना नहीं चाहिए, उनको स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, अगर हमसे भी कोई गलतियां हुई हैं क्लास के दौरान, अगर इतनी क्लास के दौरान जो जब हमने 5 से 6 लेक्चर लिए हैं, ऐसे में अगर कोई गलतियां हुई होंगी वर्ड से संबंधित या फिर कंटेंट में कोई मिस्टेक हो गई होगी तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। ठीक है, बाकी आप पढ़ते रहिएगा, बेहतर तरीके से रिविजन करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। शुक्रिया।